अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट उर्दू में हम इसे इत्साकी मनाबे नूर कहते हैं। एक्चुअली कोहेरेंट के लिए अरबी वर्ड इत्साक होता है, इसीलिए कोहेरेंट के लिए हम उर्दू में इत्साकी मनाबे नूर कहते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं, यानी इत्साकी मनाबे नूर क्या होते हैं। तो देखिए इसके लिए आप याद रखिए कि दो अलग अलग अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, दो अलग अलग मंबे नूर हैं, तो उन दोनों से निकलने वाली जो लाइट है, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, यानी अगर उसकी तवातीर एक जैसी है, और उन दोनों लाइट की जो लहरें हैं उनके दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो फेज़ डिफरेंस भी एक जैसा है, यानी वक्त के लिहाज से वो जो फेज़ डिफरेंस है वो बदलता नहीं है, तो ऐसे दो सोर्स ऑफ लाइट को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर द टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कैन प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज डिफरेंस। ओके, यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा फेज डिफरेंस होना चाहिए उनके दरमियान कि वो फेज डिफरेंस बदलता ना हो। तो अगर ऐसे दो मंबे नूर होंगे, ऐसे दो अगर सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, और यानी उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और उनके दरमियान फेज डिफरेंस यानी हैयत का फ़र्क जो है वो भी वक्त के लिहाज से, वक्त की मुनासिबत से वो मुस्तकिल रहता है, तो उन दोनों को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। आप याद रखिए, कोहेरेंट सोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सोर्सेज हमको लेना होता है वो कोहेरेंट सोर्सेज ही होते हैं। अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट लेंगे तो ही हमको इंटरफ्रेंस जो पैटर्न है, जो इंटरफ्रेंस का जो फिनोमिनन है वो क्लियरली वो हमारे लिए मतलब वो नज़र आ सकता है। अगर अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज ना हो तो फिर उस सूरत में जो भी मतलब इंटरफ्रेंस जो पैटर्न जो बनेगा तो वो फेंट बनेगा, वो उतना क्लियर नहीं बनेगा, उसके अंदर डार्क बैंड पूरी तरह डार्क नहीं होंगे और ब्राइट बैंड भी पूरी तरह से ब्राइट नहीं होंगे। ओके, अब हमको ये देखना है कि इंटरफ्रेंस पैटर्न जो होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब तदाखुल का जो मजहर है, तदाखुल नूर का जो अमल होता है, उसमें नूर की हिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से तकसीम की जाती है, तो वो अब हमको देखना है। डीएनए इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफ्रेंस। तो इसके लिए आप एक चीज़ देखिए, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान में लाइए। इसमें हमने दो अलग अलग स्लिट्स लिए थे, S1 और S2, लेकिन उन दोनों स्लिट्स को हमने एक ही मंबे नूर से, मतलब एक ही सोर्स ऑफ लाइट से हमने उसको इल्यूमिनेट किया था। अब क्योंकि वो एक ही सोर्स ऑफ लाइट से उसको इल्यूमिनेट किया, इसलिए S1 और S2 जो है वो दोनों भी कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। और कोहेरेंट सोर्सेज अगर वो बन जाते हैं तो उनकी वजह से जो पैटर्न जो आपको मिलेगा वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही डिस्टिंग्विशेबल जो होगा, नज़र आएगा बिल्कुल। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए, मान लो कि ये जो आपको यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्राइमरी सोर्स में से लाइट जो निकल रहा है, तो क्योंकि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा, वो इंटेंसिटी की जो इक्वेशन होगी उसको हम लिख सकते हैं E बार इज इक्वल टू आई कैप, यानी आई यूनिट वेक्टर E⁻0 साइन KX माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर माइनस की जगह आप प्लस भी ले सकते हो। ओके, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो E0 है, एक्चुअली वो इस वेव का, इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है। और हमने इससे पहले देखा था, यानी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ प्रूफ किए थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब जो नूर की हिद्दत है वो हमेशा हैता के मुरब्बे के साथ रास्त तनासुब में होती है, और यहाँ पर हैता E0 है, तो इंटेंसिटी जो है, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब आप देखिए कि अगर ये इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट इंटेंसिटी यानी आने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, I0 प्रोपोर्शनल टू E0 का स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर ऐसा देखिए कि ये जो लाइट है, ये लाइट जब S1 और S2 पर आकर टकराता है तो वो दोनों S1 और S2 वो दोनों मुनव्वर हो जाते हैं, वो दोनों इल्यूमिनेट हो जाते हैं और उनको दोनों को एक ही लाइट मिल रहा है, यानी एक ही जगह की रोशनी जो है वो उनको मिल रही है। इसलिए उनमें से हर एक को मिलने वाली जो लाइट है उसका एम्पलीट्यूड E0 होगा। और अगर हर एक को मिलने वाला लाइट अगर E0 है तो जब आप उन दोनों को कंस्ट्रक्टिवली मतलब उन दोनों को एक साथ अगर आप लेंगे तो उन दोनों से मिलने वाली जो लहर बनेगी उसका जो माहसिल हैता होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो डबल होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स E0 होना चाहिए। तो अगर आप उसको 2 टाइम्स E0 लेते हैं तो अब जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, मतलब S1 और S2 से निकलने वाले लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी होगी I1 प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स E0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आप 4 को बाहर कर दो मॉड से तो यह आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स E0 का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि E0 का स्क्वायर जो है मॉड में ये एक्चुअली I0 है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपने E0 स्क्वायर की जगह पर अगर I0 ले लिया तो आपको फॉर्मूला मिलेगा I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। और अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला हमको बता रहा है, एक्चुअली ये बता रहा है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेंगे उसमें अगर हम I0 इंटेंसिटी वाली लाइट अगर हम इंसिडेंट करेंगे तो S1 और S2 में से जब रोशनी आगे बढ़ेगी, उनमें से जब रोशनी आगे निकलेगी तो जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जहाँ पर मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स I0। ओके, आप याद रखिए ये जो 4 टाइम्स I0 है इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, ये ब्राइट स्पॉट्स की इंटेंसिटी है। ओके, यानी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है, जहाँ पे तामीरी तदाखुल नूर होगा वहाँ पर नूर की हिद्दत जो है वो 4 टाइम्स I0 होगी। तो ये था कंसेप्ट। अगर कोहेरेंट सोर्सेज अगर हम लेते हैं S1 और S2 और वो बहुत ही ज़्यादा बारीक लेते हैं, मतलब बहुत ही नैरो अगर है मान लो, तो उन पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी और उनसे बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी, ख़ास तौर से वहाँ पर जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ वहाँ की इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी से 4 टाइम्स होती है। ओके, तो यहाँ एक चीज़ जो साबित हो रही है वो ये है कि नूर की जो हिद्दत है वो रोशन नुकात पर हमेशा वकू पजीर नूर की हिद्दत से 4 गुना बड़ी होती है। अब ये मामला तो हो गया ब्राइट स्पॉट्स का, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का। सवाल ये आएगा कि डिस्ट्रक्टिव जहाँ इंटरफ्रेंस हो रहा है यानी तकरीबी तदाखुल जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ तो कैंसलेशन का मामला होगा, यानी वहाँ पर एक वेव जो है वो दूसरी वेव को कैंसिल करेगी। इसका मतलब जो डार्क स्पॉट होंगे तो डार्क स्पॉट्स पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, नूर की जो हिद्दत होगी वो ज़ीरो होगी। ओके, ये था मामला इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में कि किस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं और ऐसे सोर्सेज यूज़ करते हैं जो बहुत ही नैरो हैं, यानी बहुत ही पतले बहुत ही बारीक हैं वो दोनों स्लिट्स, तो ऐसे टाइम पर अगर I0 इंटेंसिटी वाला लाइट उन पर इंसिडेंट करेंगे तो ब्राइट स्पॉट जो है वहाँ पर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना वो इंटेंसिटी बढ़ेगी। और जो डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी। ओके, ये थी बात। इस तरह से एक चीज़ समझ में आ रही है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब नूर की हिद्दत की जो तकसीम है वो बिल्कुल मसावी है। ओके, उसमें किसी भी तरह की कोई तफरीक नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसे फ्लक्चुएशन उसमें नज़र नहीं आ रहे। डार्क स्पॉट पर इंटेंसिटी 0 और ब्राइट स्पॉट पर इंटेंसिटी 4 गुना। तो ये मामला होता है इंटरफ्रेंस पैटर्न का। ओके, अब यहाँ एक और पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और ये पॉइंट बेसिकली हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले कोहेरेंट सोर्सेज का कंसेप्ट देखा था। आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी रहती
और जिनका फेज डिफरेंस भी एक जैसा रहता है। ओके, तो अब आप यहाँ ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक स्लिट जो है उसको बहुत नैरो रखा और दूसरा जो स्लिट है उसको बहुत ज़्यादा नैरो नहीं रखा। ओके, जब आप ऐसा करते हैं, यानी एक को नैरो रखते हैं और एक को नैरो नहीं रखते हैं, एक को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, थोड़ा सा चौड़ाई उसकी बढ़ा देते हैं, तो ऐसी सूरत में होता यह है कि दोनों वेव्स में से, दोनों जो स्लिट्स हैं उनमें से निकलने वाली जो लहरें होंगी तो वो उनके फेज में कोई तो भी डिफरेंस आ जाएगा, यानी उनका फेज एक जैसा नहीं आएगा। जहाँ पर उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है वहाँ पर भी वो सही ढंग से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके फेजेस जो है वो एक जैसे नहीं होंगे। तो इसी बात को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको मैथमेटिकली हम करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मान लो S1 से निकलने वाली जो लाइट है, मान लेते हैं कि S1 जो पहली स्लिट है उसमें से निकलने वाली जो लाइट जो है उसकी इक्वेशन है E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी जो है वो उसका फेज है पहली लहर का। अब मान लो कि दूसरा जो स्लिट है S2, उसमें से जो लाइट की जो रेज निकली उनका फेज जो है फेज एंगल मान लो कि फाई है, यानी ओमेगा टी से वो फाई एंगल आगे है। तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे वाली जो लहर है उसकी इक्वेशन होना चाहिए E2 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, पहली लहर का इंटेंसिटी थी E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो दूसरी लहर जो है, दूसरा जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे निकलने वाली लाइट का जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, E2 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो फाई का है। जब ये दोनों लहरें एक पॉइंट पर आएंगी, यानी पॉइंट पी पर जब एक साथ ये एक्ट करेंगी, तो इन दोनों के दरमियान इंतबाक का अमल हो जाएगा, यानी सुपरपोजिशन हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी इंतबाक की जो उसूल है, लहरों के इंतबाक का जो उसूल होता है, उसके मुताबिक जो नई इंटेंसिटी होगी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, इक्वेशन होगी इसकी, वो इक्वेशन होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 मतलब E0 साइन ओमेगा टी प्लस E2 का मतलब है E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप इन दोनों में से E0 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि E0 एम्पलीट्यूड एक जैसा है दोनों का। तो E0 अगर आपने निकाल लिया कॉमन तो आपको E का फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू E0 ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब आप ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जब आप इसको मैथमेटिकल फार्मूले वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको एक फार्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। आप याद रखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करने के बाद, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आपको ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही अभी इस स्क्रीन पर, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री का जब सहारा लेकर आप इसको सॉल्व करोगे, तब आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी E इज इक्वल टू 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। आप याद रखिए साइन का जो यहाँ कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट कौन है, 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2, ये पूरा का पूरा नंबर, यानी ये इतना बड़ा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2, ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा, मतलब इसको हम बोलेंगे ये हमारा यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा, यानी इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा रहेगा 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2। ओके, अब आप इस एम्पलीट्यूड को यूज़ करके, यानी ये इसको हम कोई तो भी एक नई अलामत दे सकते हैं, इसको R बोल सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसलिए इसको R बोल सकते हो। ओके, तो R इज इक्वल टू 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2। अब नूर की हिद्दत अगर निकालना है तो नूर की हिद्दत क्या होगी, तो डेफिनेटली नूर की हिद्दत होगी I1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर। इसमें आप R की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख देंगे, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड 2 टाइम्स E0 कॉस फाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सेपरेट करो अलग अलग, तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 E0 का स्क्वायर इंटू कॉस फाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और अब आप देखिए E0 का जो स्क्वायर है वो हमने इससे पहले देखा है कि वो I0 था, बराबर। E0 का स्क्वायर जो है वो क्या था, इंसिडेंट इंटेंसिटी, मतलब I0। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0 इंटू कॉस फाई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये फार्मूला जो है
मान लो कि इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, तो ये इक्वेशन थ्री, ये फार्मूला वैसा नहीं है जैसा हमको पहले फार्मूला मिला था। पहले हमको जो फार्मूला मिला था इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, अगर आपको याद हो तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमको जो फार्मूला मिला था वो फार्मूला ये वाला था, I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0। I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0। याद रखो ये फार्मूला उस इंटेंसिटी का है जो कोहेरेंट सोर्सेज से मिलती है, मतलब ऐसे सोर्सेज से मिलती है जो बहुत ही नैरो हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस भी एक जैसा है। लेकिन अगर स्लिट्स जो हैं वो एक बारीक हो और एक बड़ा हो, यानी एक वाइड हो, तो उनकी इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0 cos 5/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब cos 5/2 का होल स्क्वायर जो है, ये वाला जो फैक्टर है, ये इसमें एक एडिशनल चीज़ हमको नज़र आई। ओके, इस तरह से। तो इससे एक चीज़ ये होगी कि अगर जो स्लिट्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है, तो ऐसी, और उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, अगर इन दोनों S1 और S2 में से निकलने वाली जो किरणें होंगी, जो शुआएँ होंगी या जो लहरें होंगी, उनमें अगर फेज एंगल फाई होगा, तो जो लाइट की जो किरणें उसमें से निकलने वाली है, उन वो जब इंटरफेयर करेंगी तो वो एक बहुत ही ब्लर्ड जैसा, बहुत ही धुंधला टाइप का एक इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको मिलेगा। उसके अंदर ना तो डार्क बैंड डार्क रहेगा, ना ब्राइट बैंड ब्राइट रहेगा। एक फेंट किस्म का, एक ब्लर्ड टाइप का इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको मिलने वाला है। ओके, तो ये था कंसेप्ट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का, और सोर्सेज ऑफ लाइट के कोहेरेंट ना होने की सूरत में या वाइड होने की सूरत में, यानी चौड़े होने की सूरत में इस तरह का जो मतलब जो प्रॉब्लम है इंटरफ्रेंस के अंदर, वो होता है। अब हम एक और टॉपिक यहाँ पर ले सकते हैं, और वो टॉपिक है स्टीडी इंटरफ्रेंस पैटर्न का। आप याद रखिए, स्टीडी इंटरफ्रेंस पैटर्न का मतलब उर्दू में उसके लिए आमतौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो है मुंतज़म तदाखुली नमूना, या फिर मुस्तहकम तदाखुली नमूना, या फिर उसे साकिन तदाखुली नमूना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्टीडी इंटरफ्रेंस पैटर्न। आप याद रखिए, स्टीडी इंटरफ्रेंस पैटर्न एक ऐसा इंटरफ्रेंस पैटर्न होता है जो बहुत ही क्लियर होता है, एकदम क्लियर, एकदम वाज़ेह है। ऐसा इस इंटरफ्रेंस पैटर्न जिसके अंदर डार्क स्पॉट पूरी तरह डार्क हो और ब्राइट स्पॉट पूरी तरह ब्राइट हो, यानी रोशन नुक्ता मुकम्मल तौर पे रोशन होना चाहिए, तारीक नुक्ता मुकम्मल तौर पर तारीक होना चाहिए, और डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट जो हैं वो एक दूसरे से क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर कट फ़र्क नज़र आना चाहिए कि ये भाई ये डार्क है और ये जो है रोशन है। ओके, मतलब डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट बिल्कुल क्लियरली एक दूसरे से अलग और बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न। उर्दू में इनके लिए वर्ड हैं मुंतज़म तदाखुली नमूना, या मुस्तहकम तदाखुली नमूना, या साकिन तदाखुली नमूना। ओके, अब सवाल ये है कि स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न को आप कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी इसकी क्या शर्तें हैं। तो आप याद रखिए, टोटल मिलाकर यहाँ पर इसकी कुछ अलग अलग 5-6 शर्तें हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो शर्त है वो ये है कि दोनों शगाफ, यानी दोनों जो स्लिट्स हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर दोनों स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो और जिनका फेज डिफरेंस भी एक जैसा हो। ओके, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे, और यही उसकी पहली बुनियादी शर्त है। पहली शर्त, अगर आपको स्टेडी इंटरफ्रेंस चाहिए, अगर आपको बेहतरीन तदाखुली नमूना अगर बनाना है, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही क्लियर मुंतज़म तदाखुली नमूना अगर आपको बनाना है, तो उसकी पहली शर्त होगी कि दोनों शगाफ, दोनों मनबे नूर इत्साकी मनबे नूर, यानी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होना चाहिए। इसकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट शर्त है वो ये है कि दोनों मनाबे नूर यकरंगी होना चाहिए, मतलब मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक, मोनो यानी एक, क्रोमैटिक यानी एक कलर वाले। ओके, यानी ऐसे मंबे नूर हों जिनसे पैदा होने वाली रोशनी का कलर एक हो। कलर या रंग का एक होना जो है ये उस वक्त होता है जब उसका तूले मौज यानी वेवलेंथ एक जैसा होता है, तो उसका तूले मौज जो है वो एक जैसा होना चाहिए। इसके बाद
तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों मनाबे नूर की लहरों का जो हैता है यानी एम्पलीट्यूड वो भी एक जैसा होना चाहिए। ये इसलिए है कि S1 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी और S2 से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी होना, मतलब इक्वली इंटेंस होना चाहिए। अगर दोनों सोर्स ऑफ लाइट इक्वली इंटेंस नहीं होंगे, अगर एक फेंट होगा और एक एकदम बहुत इंटेंस होगा, तो जो इंटरफ्रेंस पैटर्न जो आपको मिलेगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा। ओके, ये हो गई तीसरी शर्त। चौथी जो कंडीशन यहाँ पर है वो ये है कि दोनों मनाबे नूर मतलब दोनों शगाफ, दोनों स्लिट्स, उनके बीच का जो फासला है स्मॉल डी वो बहुत ही कम होना चाहिए। आप याद रखिए उसकी वैल्यू 1 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए। 1 मिलीमीटर यानी बहुत ही कम। तो अगर दोनों स्लिट्स एक दूसरे से बहुत ही कम फासले पर होंगे तो जो तदाखुली नमूना जो आपको मिलेगा वो बहुत ही क्लियर मिलेगा। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि जो बैंडविड्थ है या फ्रिंज विड्थ है वो स्लिट सेपरेशन पर मतलब शगाफों के दरमियानी फासले पर इन्वर्सली रिलेटेड थी। हमने देखा था W इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/D। ओके, तो जो W इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/D का जो फार्मूला है वो इसीलिए हमको मिला था क्योंकि जितना हम फासला कम करेंगे दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है जितना हम उसको कम लेंगे उतना हमको फ्रिंज विड्थ जो है वो बड़ी मिलेगी और उतना ही वो इंटरफ्रेंस पैटर्न क्लियर मिलेगा। ओके, इसके बाद अगला जो पॉइंट हमको देखना है, अगली जो शर्त है स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न की वो ये है कि दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट है S1 और S2 वो दोनों बहुत ही महीन, बहुत बारीक, बहुत नैरो होना चाहिए। क्यों नैरो होना चाहिए? तो उसका रीज़न ये है कि वो जितने नैरो होंगे उतना इंटरफ्रेंस पैटर्न क्लियर बनेगा और वो जितने वाइड होंगे यानी वो जितने आप उनको चौड़े करते चले जाएंगे स्लिट्स को उतना लाइट की जो दरमियान जो किरणें जो निकलेंगी उसके दरमियान कुछ अजीब किस्म का इंटरफ्रेंस मिलेगा और बहुत ही फेंट इंटरफ्रेंस पैटर्न आपको मिलेगा। इसलिए स्लिट्स जो हैं वो जितने बारीक होंगे उतना अच्छा है। तो वो बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन, बहुत ही नैरो होना चाहिए। और इसके बाद इसकी एक आखिरी कंडीशन है। आखिरी कंडीशन जो है वो ये है कि दोनों मनाबे नूर मतलब दोनों जो स्लिट्स हैं, मान लो कि उनमें से निकलने वाला जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट है यानी तकतीब शुदा लाइट है, पोलराइज्ड लाइट उसमें से निकल रहा है। तो अगर पोलराइज्ड लाइट निकलेगा तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि S1 में से निकलने वाला लाइट और S2 में से निकलने वाला लाइट जो है वो सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में हो। ओके, आप याद रखो कि ये कंडीशन जो है ये उसी वक्त लागू होगी जब लाइट पोलराइज्ड यूज़ करोगे। अगर आपने पोलराइज्ड लाइट यूज़ किया है तो ही ये कंडीशन लागू होगी, और अगर आप अनपोलराइज लाइट मतलब आम रोशनी ऑर्डिनरी लाइट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर ये कंडीशन का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन ये कंडीशन उसी वक्त लागू होती है जब हम पोलराइज लाइट को यूज़ करते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पहला जो स्लिट है S1 उसमें से निकलने वाला लाइट अगर पोलराइज्ड है और S2 से निकलने वाला जो लाइट है वो भी अगर पोलराइज्ड है तो दोनों के बीच में एक स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है ये सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होंगे। मतलब उनकी जो तकतीबी हालत जिसको बोलेंगे हम वो बिल्कुल एक जैसी होना चाहिए। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि S1 से निकलने वाले लाइट के लिए एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन और S2 से निकलने वाले लाइट के लिए एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। अगर आप दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट में दोनों सोर्सेज जो हैं S1 और S2 उनमें से जो लाइट निकल रहा है अगर आप उनके एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन यानी तकतीबी महवर जो होते हैं अगर उनके तकतीबी महवर एक दूसरे से मुतवाज़ी होंगे तो फिर उनके दरमियान जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा वो स्टेडी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा नहीं है, अगर S1 से निकलने वाली लाइट का पोलराइजेशन कुछ और है और S2 से निकलने वाली लाइट का पोलराइजेशन कुछ और है तो फिर उनके दरमियान जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा वो एकदम फेंट होगा, उसमें आपको स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिल सकता। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न हासिल करने की ये अलग अलग जो शेष 5 या 6 शर्तें जो हमने अभी स्टडी किए, तो ये पॉइंट्स आप बराबर 1 बाय 1 इनको नोट करके रखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हमको देखना है और वो ये है कि अभी हमने जो
कोहेरेंट सोर्सेज की बात किए थे, इत्साकी मनाबे नूर की, तो क्या हम इनको प्रैक्टिकली पैदा कर सकते हैं? यानी हम इनको प्रैक्टिकली कैसे हासिल करेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज को अगर हमको हासिल करना है, अगर उनको पैदा करना है, तो उनको प्रैक्टिकली पैदा करने के हमको दो अलग अलग तरीके जो है वो डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि कोहेरेंट सोर्सेज को बनाने के या उनको प्रैक्टिकली हासिल करने के जो दो अलग अलग जो तरीके हैं, उनमें से पहला जो तरीका है उसका नाम है लॉयड्स मिरर। यानी लॉयड नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो एक आईना तैयार किए थे, उस आईने को हम इस्तेमाल करके कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि हम्फ्री लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1834 में, यानी बहुत पुरानी बात है, 1834 में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था। उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक मिरर तैयार किया था, और वो जो मिरर था, उस मिरर को उन्होंने इसलिए तैयार किया था ताकि वो लाइट का वेव नेचर प्रूफ करना चाहते थे। यानी एक्चुअली उनका जो मेन मकसद था, वो मेन मकसद ये था कि वो नूर की मौजी फितरत यानी वेव नेचर ऑफ लाइट जो है उसको वो प्रूफ करना चाहते थे प्रैक्टिकली। उसके लिए उन्होंने ये चीज़ तैयार किए थे। तो उसको हम लॉयड का जो आईना है वो कैसा होता है, तो वो अब आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो फिगर आपके सामने अभी नज़र आ रही है, ये फिगर हमारी जो मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये वाली फिगर दी गई है। इसमें हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है, तो ये लॉयड का आईना है। और ऊपर जो ब्लैक कलर में जो खड़ा जो आपको लाइन नज़र आ रही है, तो वो एक्चुअली एक स्क्रीन है। ओके, वो एक वीविंग स्क्रीन है। उसके बैक साइड में जो रेड एंड ब्लैक शेड्स जो नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली वो तदाखुली नमूना है। मतलब वहाँ पर आपको इंटरफ्रेंस नज़र आएगा, उस तरह से वो इंटरफ्रेंस नज़र आएगा। अब एक्चुअली लॉयड मिरर में होता क्या है, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी फिगर आपको बताता हूँ। आप इस फिगर को देखकर बहुत आसानी के साथ लॉयड मिरर को समझ सकते हैं। आप देखिए, लॉयड मिरर एक हॉरिजॉन्टल बड़ा सा एक आईना है। इस आईने में एक तरफ ऊपर एक जगह पर हमने पॉइंट एस लिया हुआ है, जो कि हमारा रियल सोर्स ऑफ लाइट है। और इस रियल सोर्स ऑफ लाइट में से मान लो कि दो किरणें निकलती हैं। एक किरण जो कि ब्लू कलर में है, वो डायरेक्ट जाती है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी जो है वो एक स्क्रीन है, वीविंग स्क्रीन। यानी जहाँ जिस स्क्रीन से आप देखोगे, उस वीविंग जिसके ऊपर आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न नज़र आने वाला है, उस वीविंग स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पी है। वहाँ पर एक डायरेक्ट रे जा रही है एस से निकलकर। ओके, जैसा आपको ब्लू लाइट में नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का जो रे नज़र आ रहा है वो डायरेक्ट लाइट है, डायरेक्ट रे है। लेकिन एस में से एक किरण येलो कलर की भी निकलेगी, वो मिरर पे जाके टकराएगी, और फिर मिरर से टकराकर वो रिफ्लेक्ट होगी और वापस जाएगी पॉइंट पी पर। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि हकीकत में नूर की दो किरणें निकली, दोनों भी एस में से निकली। रियल में वो दोनों भी कहाँ से निकली है? एस में से। एस में से एक किरण जो है वो डायरेक्ट पी पर पहुंची, और दूसरे वाली जो किरण है वो एस से निकलकर पहले आईने पे गई, और आईने से रिफ्लेक्ट होकर, आईने से मुनाकिस होकर, वहाँ से टकरा कर वो पॉइंट पी पर गई। अब आईने से पॉइंट पी पर जो रे गई है, अगर आप उसको बैक साइड में अगर उसको कंटिन्यू करें, तो आप देखेंगे कि एस जो है उसका आपको एक अक्स नज़र आएगा आईने के अंदर। ओके, वहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आएगी, एस की एक इमेज आपको नज़र आएगी, वर्चुअल इमेज आपको नज़र आएगी, जिसको यहाँ पर मैंने एस डैश से दिखाया है। ओके, तो एस डैश एक्चुअली कोई हकीकत वाली चीज़ नहीं है, वो एक इमेज है एस की, लेकिन वो भी हमको एक मंबा नूर, एक सोर्स ऑफ लाइट जैसा नज़र आएगा। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब इसमें हमको दो सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रहे हैं, एक एस और दूसरा एस डैश। याद रखो, एस रियल में सोर्स ऑफ लाइट है, और एस डैश उस रियल सोर्स ऑफ लाइट का सिर्फ इमेज है। तो होगा ये कि एस से जाने वाली जो डायरेक्ट रे है, यानी ब्लू कलर वाली रे, और एस डैश से जाने वाली जो रे नज़र आ रही है, जो कि येलो कलर में नज़र आ रही है, वो वाली रे दोनों जाकर पॉइंट पी पर मिल जाएंगे, उनके दरमियान इंटरफ्रेंस हो जाएगा, और फिर वीविंग स्क्रीन के ऊपर, यानी जो हमारे पास स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको इंटरफ्रेंस बैंड्स नज़र आएंगे, डार्क और ब्राइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरफ्रेंस बैंड्स की स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग हम्फ्री लॉयड्स मिरर। यानी
हम्फ्री लॉयड का जो आईना है उसको इस्तेमाल करके हम इस तरह से इंटरफ्रेंस जो है उसको देख सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो कोहेरेंट सोर्सेज जो बनाए, तो एक्चुअली उनमें से एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट था एस, और एक उसकी इमेज थी। लेकिन याद रखो कि एस और एस डैश दोनों भी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। दोनों कोहेरेंट इसलिए होंगी क्योंकि दोनों से निकलने वाली जो लाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होगी और उनके दरमियान का फेज डिफरेंस जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए वो दोनों भी कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो ये थी कहानी हम्फ्री लॉयड्स मिरर की। और आप, मुझे यकीन है कि आपको ये डेफिनेटली पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि हम्फ्री लॉयड्स मिरर को हम यूज़ करके किस तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं और उनको यूज़ करके हम किस तरह से इंटरफ्रेंस बैंड्स हासिल कर सकते हैं। ओके, ये था पहला मेथड, लॉयड का आईना यानी लॉयड्स मिरर का मेथड कोहेरेंट सोर्सेज बनाने का। अब एक दूसरा मेथड भी है, और वो जो दूसरा मेथड है वो है फ्रेजनेल्स बायप्रिज्म मेथड। आप देखिए, फ्रेजनेल नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एक प्रिज्म तैयार किया था। उन्होंने जो प्रिज्म बनाया था वो एक बहुत ही पतला, बहुत ही नैरो किस्म का, बहुत ही बारीक एक स्पेशल प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, जो यानी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल होता है, तो वो लगभग 180 डिग्री होता है, नियर अबाउट यानी 179 तक आप उसको इमेजिन कर सकते हो। 178 179 डिग्री तक यानी 180 के करीब करीब का वो एंगल होता है। तो जब आप किसी प्रिज्म के अंदर एक एंगल 180 डिग्री तक ले लेंगे तो वो बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला प्रिज्म बनेगा। उस प्रिज्म को बोलते हैं बायप्रिज्म। ओके, तो बायप्रिज्म जो है वो एक्चुअली एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 180 डिग्री के करीब करीब होती है। उसे फ्रेजनेल ने तैयार किया था, इसीलिए उसे फ्रेजनेल्स बायप्रिज्म कहते हैं। अब आप देखिए कि फ्रेजनेल्स बायप्रिज्म को यूज़ करके हम कोहेरेंट सोर्सेज किस तरह से बना सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक फ्रेजनेल्स बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का एक रे डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए, इसमें एकदम लेफ्ट साइड में S1 और S2 दो सोर्स ऑफ लाइट हैं। ओके, लेकिन याद रखो कि ये S1 और S2 रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ओरिजिनली अगर कोई है तो वो S है, यानी ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट S है। उसमें से लाइट की 3 किरणें ऊपर गई और 3 किरणें नीचे गई बायप्रिज्म पे टकराने के लिए। फिर बायप्रिज्म ने इन 3 रेस को, मतलब ऊपर वाली 3 रेस को और नीचे वाली 3 रेस को उसने आगे बढ़ा दिया। जब ये रेस आगे बढ़ेंगी तो आगे बढ़ते टाइम पर जो एकदम किनारे वाली जो किरणें हैं वो तो सीधी चली जाएंगी और वो स्क्रीन पे जाके टकरा जाएंगी, लेकिन जो बीच वाली रेस है, बीच वाली जो किरणें हैं, वो एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी। और जब वो एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगी तो वहाँ पर आपको इंटरफ्रेंस रीजन मिलेगा, तदाखुली इलाका नज़र आएगा, जिसे हमने यहाँ पर शेड में जो दिखाया गया है इस फिगर के अंदर, वो एक तदाखुली इलाका है, मतलब वो एक इंटरफ्रेंस रीजन है। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि रेज ऑफ लाइट हकीकत में पॉइंट एस में से निकल रहे हैं। ओके, यानी एस हमारा रियल सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन इसमें से निकलने वाली किरणें जब डाइवर्ट होती है, जब वो रिफ्रैक्ट होकर जो बायप्रिज्म से जब वो आगे बढ़ती हैं, तो उन रेज को अगर हम बैक डायरेक्शन में यानी पीछे की सिमतों में अगर उनको हम एक्सटेंड करें तो हमको ऐसा लगता है कि ऊपर वाली जो 3 किरणें हैं वो S में से नहीं आ रही हैं बल्कि वो S1 में से आ रही हैं। ओके, इसलिए हमको ऐसा लगेगा कि S1 जो है वो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट S है, लेकिन ऊपर की 3 किरणों ने मिलकर S1 नाम का एक फर्जी एक नुक्ता बना दिया, एक इमेजिनरी, एक आप उसे कह सकते हैं स्यूडो सोर्स बना दिया। इसको हम मजाजी मंबा नूर बोलते हैं, स्यूडो सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। तो S1 हकीकत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वहाँ से नूर की किरणें आ रही हैं और वो इंटरफेयर हो रही हैं आगे बढ़कर। ऐसे ही नीचे वाली जो 3 किरणें हैं, अगर आप उनको बैक डायरेक्शन में, मतलब उनको पीछे की सिमतों में अगर हम उनको अगर हम एक्सटेंड करते हैं बैक डायरेक्शन में, तो वो लोग पॉइंट S2 में से आते हुए नज़र आएंगे। और इस तरह से पॉइंट S2 जो है वो भी एक मंबा नूर जैसा नज़र आएगा, जबकि रियल में वो मंबा नूर नहीं है। ओके, तो इस तरह से S1 और S2 हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंबा नूर जैसे फील होंगे। इसीलिए इन दोनों मंबा नूर को, मतलब ये दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट जो है, इनको
रियल सोर्स ऑफ लाइट ना बोलते हुए इनको हम कहेंगे वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट या स्यूडो सोर्सेज ऑफ लाइट। उर्दू में हम इनको बोलते हैं गैर हकीकी या मजाजी मनाबे नूर। अब आप इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट एस है, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट एस है, एक्चुअली उसके दो इमेजेस बने, उसकी जो दो अलग अलग जो इमेजेस बने उनमें से एक इमेज S1 है, दूसरी इमेज S2 है। तो क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट S के दो अलग अलग इमेजेस बने हैं, इसलिए वो दोनों इमेजेस भी उसी लाइट को आगे बढ़ाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका फेज डिफरेंस एक जैसा होगा। इसीलिए S1 और S2 जो है ये दो स्यूडो सोर्सेज या वर्चुअल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, लेकिन ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट भी हैं। यानी ये दोनों इत्साकी मनाबे नूर भी हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो लाइट है वो लाइट बेसिकली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली है, इसलिए ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। तो इस तरह से हम फ्रेस्नेल के बायप्रिज्म को इस्तेमाल करके भी इत्साकी मनाबे नूर मतलब कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का वो अब कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बायप्रिज्म अगले एक्सपेरिमेंट अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला जो लेक्चर हमारा इसका रहेगा, उसमें हम एक बहुत ही एडवांस्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट क्या होता है। क्या होगा अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से उसकी जो दो अलग अलग स्लिट्स होती हैं, उनकी स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को अगर आप ग्लास स्लैब से यानी कांच के एक मुस्ततील से अगर आप उसको ढक देते हो तो फ्रिंज विड्थ पर क्या होता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न पर क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।